नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक हिंदू महिला को हिंदू अविभाजित परिवार HUF की अविभाजित संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति पर कब्जा होना चाहिए। न्यायमूर्ति BR गवई और संदीप मेहता की पीठ ने वैधानिक योजना और मिसालों का हवाला देते हुए कहा, ये स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि उसे संपत्ति अर्जित भी करनी चाहिए, और ऐसा अधिग्रहण या तो विरासत या वसीयत के माध्यम से, या विभाजन के माध्यम से, या भरण पोषण के बकाया के बदले, या उपहार के रूप में, या उसके अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद या नुस्खे के माध्यम से होना चाहिए। न्यायमूर्ति मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में शिवदासन मृत के माध्यम से LRS और अन्य बनामे सौदामिनी मृत के माध्यम से LRS का हवाला दिया गया, और अन्य 2023 लाइव लॉ SC 721 मुन्नी देवी उर्फ नाथी देवी D बनाम राजेंद्र उर्फ लल्लू लाल D 2022 लाइव लॉ SC 515 आदि। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम HSA की धारा 14(1) के अनुसार अविभाजित HUF संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए हिंदू महिला को 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं, यानी सबसे पहले हिंदू महिला के पास संपत्ति का कब्जा होना चाहिए, और दूसरी बात, उसने संपत्ति को विरासत या वसीयत के माध्यम से, या विभाजन के माध्यम से, या भरण पोषण के बकाया के बदले, या उपहार के रूप में, या अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद या नुस्खे के माध्यम से अर्जित किया हो। पृष्ठभूमि: वर्तमान मामले में महिला विधवा के दत्तक पुत्र प्रतिवादी ने इस आधार पर मुकदमे की संपत्ति पर विभाजन का दावा किया कि उसकी विधवा मां ने अपने पति की मृत्यु के बाद विरासत के माध्यम से HUF संपत्ति अर्जित की थी। हालांकि हिंदू महिला के पास HUF संपत्ति नहीं थी और HUF संपत्ति पर मालिकाना हक और कब्जे का दावा करने के उसके मुकदमे को खारिज कर दिया गया। फैसले के खिलाफ कोई अपील स्वीकार नहीं की गई और फैसला अंतिम हो गया। इस स्थिति के बावजूद हिंदू महिला के प्रतिवादी दत्तक पुत्र ने HUF संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया। अंततः उच्च न्यायालय ने मुकदमे को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन: न्यायालय ने देखा कि चूंकि हिंदू महिला के पास HUF संपत्ति नहीं थी, इसलिए केवल विरासत के माध्यम से HUF में हिस्सा प्राप्त करना HUF संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के उसके दावे को पुष्ट नहीं करेगा। न्यायालय ने कहा कि HSA की धारा 14(1) का आवश्यक घटक संपत्ति पर कब्जा है, क्योंकि मृतक महिला विधवा के पास कभी भी मुकदमे वाली संपत्ति नहीं थी, इसलिए वह HSA के अनुसार मुकदमे वाली संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती। इस बात पर कि क्या मृतक विधवा का दत्तक पुत्र प्रतिवादी विभाजन का मुकदमा दायर करके विवादित संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, न्यायालय ने माना कि चूंकि मृतक विधवा का कभी भी विवादित संपत्ति पर कब्जा नहीं था, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पूर्ण स्वामित्व का दावा करने वाला विभाजन का मुकदमा उसके दत्तक पुत्र द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इस संदर्भ में जब हम श्रीमती नाथकंवरबाई मृत विधवा द्वारा पहले दायर किए गए दीवानी मुकदमे के प्रभाव पर विचार करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वह कभी भी विवादित संपत्ति पर काबिज नहीं थी, क्योंकि दीवानी मुकदमा उसके द्वारा शीर्षक के साथ साथ कब्जे से छूट का दावा करते हुए दायर किया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था। दीवानी न्यायालय के इस निष्कर्ष को कभी चुनौती नहीं दी गई। चूंकि श्रीमती नाथकंवरबाई का कभी भी विवादित संपत्ति पर कब्जा नहीं था, इसलिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पूर्ण स्वामित्व का दावा करने वाला विभाजन का राजस्व मुकदमा उसके दत्तक पुत्र वादी कैलाश चंद द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर नहीं चलाया जा सकता, न्यायालय ने कहा। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को पलट दिया। केस का शीर्षक: मुकतलाल बनाम कैलाश चंद D LRS और अन्य के माध्यम से।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैलाश लांबा भाजपा नेता व जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड के नेतृत्व में होटल एन चंद्रा पैलेस के बाहर केंद्र में बनने जा रही भाजपा सरकार व अजमेर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी के 3 लाख से अधिक भारी मतों से विजय होने पर ढोल के साथ पटाखे छोड़कर व मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, नगर पालिका पार्षद मनीष वैष्णव, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, ओम प्रकाश यादव, कुलदीप सिंह शेखावत, गोपाल साहू, भाजयुमो आईटी जिला संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, शिवराज जाट, सोनू जोशी, अभिषेक रानका, नोरत पंचौली, समीर गहलोत, सांवरलाल, अशोक शर्मा, रौनक मेवाड़ा, दीनदयाल पीरूलाल, मुकेश छिपा, जमट मलरामनानी, दिनेश छिपा, सतु प्रजापत, मनीष प्रजापत, दीपक आदि भाजपा कार्यकर्तागण इस जश्न में मौजूद थे। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी और पानीपत के एसपी को नोटिस भेजा है। मामला पानीपत की CIA 2 यूनिट में एक 15 साल के नाबालिग को 3rd डिग्री देने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने पानीपत सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पानीपत एसपी अजीत सिंह शेखावत को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई तक जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए। वहीं डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल CIA 2 थाने में नाबालिग को 3rd डिग्री देने के मामले में सेशन जज थाने की वास्तविक स्थिति की जांच करने पहुंचे थे। उस समय उनके लिए 7 से 8 मिनट तक गेट ही नहीं खोला गया। सेशन जज ने हाईकोर्ट में दी अपनी रिपोर्ट में कई बड़ी खामियों का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में थाने के CCTV में की जाने वाली गड़बड़ी का भी खुलासा है। नाबालिग के परिवार ने लगाई थी याचिका। पानीपत के इसराना थाने में 7 जुलाई 2022 को धारा 148, 148, 323, 506, 454, 380 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में CIA 2 ने 2 अगस्त 2022 को 15 साल के एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अनाज मंडी स्थित CIA 2 थाने में उसे 3rd डिग्री दी दिया। इस मामले में उसके परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। नाबालिग ने कोर्ट में बोला था कि थाने के अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं। वहां के CCTV भी चेक करवाए जाएं। हाईकोर्ट के आदेश पर ही 4 मई की सुबह 9:50 बजे सेशन जज सुदेश कुमार CIA 2 थाने में जांच के लिए गए थे, लेकिन उनके लिए थाने के गेट पर मौजूद कर्मचारी ने गेट नहीं खोला। जज को इंतजार करवाने के मामले में इन पर गिरी गाज सेशन जज को CIA 2 के बाहर इंतजार करवाने के मामले में एसपी ने CIA 2 के पुलिस प्रभारी C सौरभ, मुंशी प्रवीण और C जयवीर को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा CIA के संतरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO को नौकरी से हटा दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया था, जिनमें सरकारी काम में बाधा डालने की भी धारा शामिल है। रिपोर्ट में इन बड़ी खामियों का जिक्र CIA 2 में मिले एसपी राजबीर ने जज को पहले बताया था कि प्रभारी C सौरभ एक मामले में कोर्ट में गए थे। फिर बाद में बोला कि वह कैथल में एक मामले की जांच के लिए गए हैं, जबकि थाना प्रभारी कहां है, इस बारे में एसपी को भी नहीं पता था। थाने में CCTV कैमरे की हार्ड डिस्क नहीं मिली। पूछने पर बताया कि वह 4 फरवरी 2024 को शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो गई थी। उसे किशनपुरा के सन्नी नामक मैकेनिक को रिपेयर के लिए भेजा है। नई हार्ड डिस्क खरीदने के लिए 4,400 रुपए सन्नी को दिए हैं। सेशन जज की जांच में मिला कि इस बारे में भी एसपी को पत्राचार नहीं किया गया। पुलिस विभाग ने करनाल की AMC नामक कंपनी को CCTV की मेंटेनेंस का ठेका दिया है। इसके बावजूद हार्ड डिस्क वहां नहीं दी गई। पूछने पर बताया गया कि उन्हें नहीं पता कि वार्षिक मेंटेनेंस कहां होती है। नियम के अनुसार 500 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। 18 महीने की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना जरूरी है। राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति कहे या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सतर्कता कहे, पर यह सत्य है कि आज जिस तरह भ्रष्ट आचरण करने वाले कर्मचारी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है, उसे नासूर बने भ्रष्टाचार रूपी बीमारी के इलाज की शुरुआत कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।
कारण भी स्पष्ट है कि पिछले दिनों एक जिला कलेक्टर की रिश्वत के मामले में एसीबी की सूचना लीक होने से ट्रैप कार्यवाही फेल होने की घटना से सब वाकिफ है और इस बात से भी वाकिफ है कि सरकार को आचार संहिता में चुनाव आयोग से स्वीकृति लेकर एसीबी के मुखिया को इसलिए बदलना पड़ा कि खुद सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के निर्देश जारी कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के पक्ष में है। सरकार ने जब से डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को एसीबी का मुखिया बनाया तब से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। केवल एक दिन पूर्व 3 जून सोमवार को की गई कार्यवाही का ही जिक्र करें तो एसीबी द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही को काबिले तारीफ कहा जा सकता है। काबिले तारीफ इसलिए कि एक तो एक दिन में करीब 6-7 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इससे भी अधिक काबिले तारीफ बात तो यह है कि एसीबी महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में सियाराम चंद्रावत अधिशासी अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लक्ष्मण सिंह अधिशासी अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम RSRDC एवं महेश चंद गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी हाल सलाहकार मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम RSRDC को 1,20,000 रुपये रिश्वत राशि लेते व देते गिरफ्तार किया जाना एसीबी महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा की काबिलियत रूपी काबिले तारीफ का महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। काबिले तारीफ का एक कारण ये भी है कि इस कार्यवाही को स्वयं एसीबी महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन एवं सुपरविजन में एसीबी की तकनीकी शाखा द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं एक ही दिन में पटवारी मदन सिंह को 4,000 की रिश्वत लेते पकड़ने व सविना थाने के कांस्टेबल मुकेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार किए जाने व कैला देवी के नायब तहसीलदार बाल स्वरूप धाकड़ को भरतपुर एसीबी टीम ने सोमवार को 3,500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाना एवं अलवर को शाहपुर हल्का पटवारी अनिल कुमार यादव को नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जाना भ्रष्ट आचरण करने वाले कर्मचारी अधिकारियों की गिरफ्तारी से नासूर बने भ्रष्टाचार रूपी बीमारी के इलाज की शुरुआत कही जा सकती है। स्वाभाविक है कि जब किसी भी बीमारी का इलाज शुरू होता है और इलाज करने वाले यदि मुस्तैदी से इलाज करने के लिए तत्पर हो जाए और इलाज के बाद बीमारी बैक्टीरिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति एवं मंशरूपी एंटीबायोटिक देते रहने पर भ्रष्टाचारियों रूपी बीमारी का इलाज होने की काफी हद तक संभावना एवं उम्मीद कही जा सकती है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही करना ब्यूरो के अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य पालन की श्रेणी में आता है तो फिर ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की इतनी प्रशंसा क्यों, तो इसका यही जवाब है कि भ्रष्टाचार निरोधक भी वही है और अधिकारी भी वही है, केवल बदला तो मुखिया ही बदला है, तो फिर इतनी वाहवाही क्यों और किस लिए की रही है। तो इसे इस तरह से समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में की जाने वाली कार्यवाही में सभी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग रहा रहना अलग बात है, पर कहा जाता है कि जब फौज का कमांडर पूरी सतर्कता एवं सक्रियता बरते तो फौज की मुस्तैदी एवं सतर्कता बढ़ना स्वाभाविक है। शायद यही कारण है कि एसीबी के मुखिया महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही को अंजाम दिया जाना कहा जा सकता है। दिगंबर जैन आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के 2 शिष्य मुनि आदित्य सागर महाराज व मुनि समत्वसागर महाराज का मंगलवार को केकड़ी में मिलन हुआ। इस विशेष मौके पर भारी संख्या में दिगंबर जैन समाज के महिला पुरुष उमड़ पड़े। दोनों मुनि संघ जब यहां 3 बत्ती चौराहे के समीप बालिका विद्यालय के बाहर मिले तो उस दौरान मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं के जय जयकार से वातावरण गूंज उठा। यह प्रसंग उस समय उपस्थित हुआ जब शाहपुरा की ओर से जयपुर के लिए विहार कर रहे मुनि समत्वसागर महाराज का सत्संग केकड़ी नगर में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान केकड़ी में पहले से ही विराजमान मुनि आदित्य सागर महाराज भी संघ में शामिल मुनि अप्रतिम सागर महाराज, मुनि सहज सागर महाराज व क्षुल्लक श्रेय सागर महाराज के साथ उनकी अगवानी करने पहुंचे। सभी संत स्नेहसिक भाव से परस्पर गले मिले। पैदल विहारी जैन मुनियों के दुर्लभ मिलन के इस भावुक दृश्य ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। मुनि समत्वसागर के साथ संघ में मुनि शील सागर महाराज शामिल है। इससे पहले दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भावरलाल बच की अगुवाई में समाज के महिला पुरुषों ने भैरू गेट चौराहे पर मुनि समत्वसागर महाराज सत्संग की अगवानी की। बाद में दोनों मुनिसंघों को ढोल बाजों के साथ शोभायात्रा जुलूस के रूप में देवगांव गेट के समीप स्थित दिगंबर जैन चैत्यालय भवन लाया गया।
जुलूस अजमेरी गेट व घंटाघर होता हुआ चैत्यालय पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गया। धर्मसभा में श्रुत संवेगी मुनि आदित्य सागर महाराज ने ग्रीष्मकालीन प्रवचन माला के अंतर्गत मेरी भावना महाकाव्य की एक उक्ति, परधन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया करो, की व्याख्या करते हुए कहा कि संतोष अमृत के समान होता है, जो जीवन को शाश्वत सुख से भर सकता है। संतोषी व्यक्ति पराये धन का लोभ नहीं करता। व्यक्ति को संतोषी बनकर जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्रिया को महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। उन्होंने हर जगह समाज में घटते सामंजस्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जगह कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सभी को दुखी करते हैं। इनमें टांग खींचने वाले, हमेशा कमियां ढूंढने वाले व पीठ पीछे निंदा करने वाले शामिल हैं। जैन समाज एक बौद्धिक व विवेकवान लोगों की समाज है। यहाँ किसी भी व्यवस्था के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्य व अनुभवी व्यक्तियों को उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, बल्कि देव, शास्त्र, गुरु का होता है। धर्मसभा में मुनि समत्वसागर महाराज ने भी प्रवचन करते हुए कहा कि जीवन में ज्येष्ठता की प्राप्ति होने में पुण्योदय की भूमिका है, परंतु श्रेष्ठता की प्राप्ति चरित्र धारण करने से होती है। जिस प्रकार आटे की चक्की में नीचे वाला पार्ट स्थिर होता है और ऊपर वाला पार्ट गतिशील होता है, उसी प्रकार समाज में वृद्धजन स्थिर रहकर मार्गदर्शक की तरह होते हैं व युवा वर्ग गतिशील। इसी संतुलन से समाज में चैतन्यता आती है। यदि जीवन में ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता प्राप्त करना है तो श्रेष्ठ मुनिराजों की सेवा करनी चाहिए। प्रारंभ में मीना देवी, राकेश, संजीव व राजीव शाह परिवार ने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया तथा शुभकामना परिवार अरिहंत शाखा की और श्रावकों ने मुनि आदित्य सागर महाराज व मुनि समत्वसागर महाराज ससंत के पाद प्रक्षालन किए। धर्मसभा का संचालन महावीर टोंगिया ने किया। सभा के दौरान शाहपुरा, जयपुर, इंदौर, भोपाल, कोटा, बूंदी आदि स्थानों से आए श्रावकों ने मुनिसिंह के समक्ष श्रीफल अर्पित किए।